थी 12/11/2022 को। 2 घंटे का पेपर होता है ये, और दोस्तों 100 मार्क्स का होता है। और इसमें 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन करने होते हैं दोस्तों। और दूसरा है 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए, और हम ये बड़ौदा डिवीजन का है दोस्तों, तो पीठ नई दिल्ली में है। और दोस्तों इसकी उस टाइम पे जब फीस रखी गई थी वो 50 रुपये थी। ठीक है दोस्तों। के अनुपालन के अधीन अराजपत्रित कर्मचारियों के सेवा रजिस्टर यानी एसआर सहित मूल अभिलेखों में नाम परिवर्तन की अनुमति देने के लिए प्रभाग में सक्षम अधिकारी कौन होता है? तो इसमें नाम परिवर्तन पूछा है दोस्तों। तो नाम परिवर्तन करने में अपना सीनियर डीपीओ साहब कर सकते हैं। ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है तो आपको हेडक्वार्टर यानी पीसीपीओ में जाना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि जब कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो हलफनामे के आधार पर सेवा रजिस्टरों के पुनर्निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? यानी कि जब हमारे पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तब क्या करना है, तो तब इसका जो है समाधान रेलवे बोर्ड करेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, राजपत्रित अधिकारी का त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो राजपत्रित अधिकारी यानी रजिस्ट्रेट ऑफिसर का रेलवे बोर्ड करता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी 1948 वाला। ये जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि कुछ रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसका ये आंसर है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत युवा व्यक्ति में शामिल है। तो युवा व्यक्ति में एक व्यक्ति जो कि या तो बच्चा या किशोर, ठीक है, या तो बच्चा है या किशोर। ये स्लीपिंग बेड, सोने का बिस्तर कारखाने में नहीं दिया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम का नाम बदलकर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम कब किया गया है? तो ये दोस्तों पहले इसका जो नाम था वो था ये इसी WCA, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। और अब इसका जो नाम बदलकर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट कर दिया गया है, जो कि 2009 में किया गया था। 22 दिसंबर 2009 में इसका नाम परिवर्तन करके ECA कर दिया है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ठीक है दोस्तों। वो आगे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SBF? तो SBF का आप जानते ही हैं। तो ये है इसका पूर्ण रूप पूछा है, क्या है? स्टाफ बेनिफिट फंड। इसका जो है ये इसका है स्टाफ बेनिफिट फंड, कर्मचारी निधि हित निधि। तो ये 1931 को लागू किया गया था। इसमें कर्मचारी का जो अंशदान होता है, इसमें पहले जो था पुराना वो 500 रुपये था और नया 800 रुपये कर दिया अभी। ठीक है दोस्तों। दूसरा है 10वां क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 क्या है? तो ये ये है 1 अप्रैल कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1947 को लागू हुआ था। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत न्यायालय क्या है? तो इसके तहत न्यायालय की कोर्ट ऑफ द इंक्वायरी एस्टेब्लिशमेंट अंडर ID एक्ट। इसका सी आंसर इज राइट। ठीक है दोस्तों। APR का पूर्ण रूप क्या है? APR का एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। इसका आंसर बी आंसर ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो ये मैं आपको बता दूं कि एनुअल, पहले इसका जो नाम था वो था ACR, एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट, CR बोलते थे, और इसका बदल के कर दिया था APR, यानी कि ये 2008 में 1/9/2008 को इसका नया नाम APAR कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा। TCM 3, 2 और 1 के लिए दिसंबर 2015 से रेगुलर कर दिया गया है इनकी जो CR भरना यानी APAR भरना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, APAR फॉर द लेवल 1 स्टार्टेड। तो इसको किया है स्टार्ट, ये मैं इसकी बात कर रहा था। 2018-19 से लेवल 1 यानी ग्रुप डी की APR भी भरी जा सकती है। ऐसा ग्रुप डी की APR पहले नहीं थी, लेकिन अभी इससे पहले नहीं थी। ठीक है। 7th CPC से चालू कर दी गई है। चौथा क्वेश्चन है, टाइम लिमिट फॉर द हाँ अपीलिंग अगेंस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द HOER। तो HOER के वर्गीकरण के खिलाफ अपील करने की समय सीमा 90 डेज है। HOER के अनुसार कार्यालय अधीक्षक की श्रेणी क्या होगी? तो ये कंटिन्यूस के अंदर आते हैं।
ठीक है। दूसरा है गुणवत्ता प्रबंधन के लिए कौन सा ISO मानक है? तो देखिए गुणवत्ता के लिए जो है गुणवत्ता पूछा है, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए 9000 है। ठीक है दोस्तों, ISO 9000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरा ये जो है ISO 22000, ये है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन से रिलेटेड। और 14001 जो है वो पर्यावरण से रिलेटेड है। और 27000 जो है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड है। और 45001 जो है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से रिलेटेड है। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए देखिए यहाँ पे पूछा गया है 17वां क्वेश्चन। तो ये आप जानते हैं, खाद्य सुरक्षा मैंने ऊपर ही बताया, ISO 22000 है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 18वां। पश्चिम रेलवे में दुर्घटना से संबंधित अनुशासनिक मामलों में लगाए गए दंड के मामले में अपीलीय अधिकारी कौन होता है? DRM होता है। ठीक है। रेलवे बोर्ड स्तर पर प्रेम की बैठक के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड पे CRB या CO होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है दोस्तों, हाउ मेनी सेक्शन आर कवर्ड इन RTI एक्ट? RTI अधिनियम में कितनी धाराएं शामिल हैं? तो इसमें 10 धाराएं शामिल हैं दोस्तों, 10। ठीक है। और इसको लागू 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। ठीक है। और संसद में पास हुआ था ये 12 जून 2005 को, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। लेकिन बाद में 2019 में जम्मू कश्मीर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जीवन से जुड़े जो मामले होते हैं उनको 48 घंटे में सूचना देने का अधिकार है। ऐसे 30 डेज है इसका। तो काफ़ी जानकारी है इससे रिलेटेड। दूसरा है, सहायक लोको पायलट के लिए चिकित्सा श्रेणी क्या है? तो A1 है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HRMS? HRMS का है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसका C आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREPS? तो इसका है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम सिस्टम इसके फॉर्म है। आगे चलते हैं, प्लान हेड 65 से रिलेटेड है। तो प्लान हेड जो 65 है दोस्तों, वो ट्रेनिंग यानी HRD की ट्रेनिंग से रिलेटेड है, उनके प्रशिक्षण से रिलेटेड है। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब से लागू किया गया था? तो ये है दोस्तों 1926 से लागू किया गया था। दूसरा है, RBI का लेटर है 70/2014, 70/2014, कार्य विभाग के किस विषय से संबंधित है? तो ये है कंपनसेशन CGS ग्राउंड से, यानी CGA कंपनसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। 27वां क्वेश्चन है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विधवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक मापदंड क्या है? तो इलिटरेट, यानी कि इलिटरेट इसका आंसर है C। ठीक है, इसके लिए कोई मापदंड नहीं है, बाकी के लिए मापदंड है। स्तर 7 के लिए पद को, यानी कि लेवल 7 के पद को एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने का सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो अगर लेवल 7 यानी SSC है, सेक्शन इंजीनियर है, ये इसमें आते हैं। तो लेवल 7 के जो आ, पद हैं उनको एक इकाई से दूसरी इकाई में पूर्ण रूप से यानी स्थायी रूप से स्थानांतरित करने के लिए DRM सक्षम अधिकारी हो सकता है। दूसरा, पूर्ण कर्मचारी विवाहित पुत्री को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो जो पूर्व कर्मचारी है उसकी विवाहित पुत्री के लिए अनुकंपा पर नियुक्ति देने के लिए DRM साहब इसके। प्राथमिकता 2 यानी वरीयता 2 जो है उसके मामलों में अनुकंपा के आधार पर लिपिक वर्ग में नियुक्ति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो वो है GM का, जनरल मैनेजर। भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब से लागू किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है 9 दिसंबर 2013 से। ई ऑफिस में फाइल को कितने साल बाद डिलीट किया जा सकता है? तो कभी नहीं किया जा सकता। इसका फुल फॉर्म क्या है?
तो चीफ लॉ असिस्टेंट है दोस्तों। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीजीएम? तो एसडीजीएम की फुल फॉर्म क्या है? उसके सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर फुल फॉर्म है। बी इज राइट आंसर। SF1 इज इश्यूड फॉर, SF1 जो दिया जाता है दोस्तों किस किस के लिए, कौन सी है, वो मैंने कुछ लिखा है वो आप देख सकते हैं। SF1 जो है ये केवल निलंबन के लिए होता है, सस्पेंशन के लिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मेजर पेनल्टी जो है वो SF5 है, ठीक है, बड़ी शास्ति के लिए। छोटी के लिए SF11 है माइनर पेनल्टी के लिए। और जांच अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए SF7, प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए SF8, ठीक है। इस तरीके से है। प्रस्तुत अधिकारी के लिए 8 है, और इसके लिए जांच अधिकारी की नॉमिनेट ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर, जांच का नामांकन करने के लिए, ठीक है, सबसे आगे है। एक कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 56,100 प्रतिमाह के मूल वेतन वाले कर्मचारी को स्वीकार्य समग्र स्थानांतरण अनुदान की राशि क्या होगी, जिसे 100 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर स्थानांतरित किया गया है। कहने का मतलब यह है कि जब आप ट्रांसपोर्टेशन आराम से जो है वो 80% मिलता है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं 80%, जिसको बोलते हैं CTG, ठीक है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। तो जो CTG मिलता है वो 80% मिलता है बेसिक का। तो हमारी बेसिक कितनी है, कितनी 56,100, इसका 80% 44,800, तो ये आंसर ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये निकाला हुआ है, देख सकते हैं आप। MDTI का पूर्ण रूप क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं, तो इस रिलेटेड इस डिवीजन में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने लिखी हैं। जैसे रेल मंत्री का नाम आपको याद होना चाहिए, अभी श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह जी हैं। दूसरा है CRBCO के नाम भी हैं आप, सतीश कुमार, ठीक है। न्यू है जया वर्मा अभी। और वेस्टर्न रेलवे का GM जो है अशोक कुमार मिश्रा, इस तरीके से। तो DRM साहब हैं जितेंद्र कुमार हैं अभी, जितेंद्र सिंह। और ADRM चरण भैरव, सीनियर DPO सुनील बिश्नोई। इस तरीके से कुछ चीज़ें जो नोट करके रखें आप दोस्तों, एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको जरूरी है, ठीक है। दूसरा है स्टाफ क्वार्टर किस योजना शीर्ष के अंतर्गत आते हैं, तो ये है 51, ठीक है दोस्तों। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक कौन है, तो देखो पूछा गया है, अशोक कुमार मिश्रा, मैंने ऊपर ही लिखा है अभी। दूसरा है DO शब्द का क्या अर्थ है, दैनिक उपचार में, तो ये डेमी ऑफिशियली। दूसरा व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IREM, तो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, तो इसका ये आएगा, ठीक है। अगर यहाँ C होता है तो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? SLP, स्पेशल लीव पिटिशन। इस श्रेणी में सीधी भर्ती नहीं की जाती है, तो B में नहीं की जाती है, बाकी सब में की जाती है। अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में कितने प्रतिशत की छूट है, तो OBC के लिए पूछा है, तो 3 वर्ष है, तो आप देख सकते हैं SC ST के लिए 5 वर्ष है, OBC के लिए 3 वर्ष है, और डिसेबिलिटी उनके 10 वर्ष है, ठीक है। आगे चलते हैं। 7th CPC में मानवीय शेयरों में HR की दर क्या है, तो देखिए दोस्तों स्टैंप पे और स्टैंप पे क्या है, वो दोनों में अंतर है, तो मैं दोनों को बता देता हूँ अभी भी। तो देख सकते हैं, ये जो बता के रखी है, वो जब DA 25% हुआ था, है ना, 25% जब हुआ था तब इसकी दर थी, तब पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन 24 से ही है। उसके बाद में 25% होने के बाद में, इससे पहले का है 25% होने के बाद में, ये जो था ये हो गया है आपका 9, 18, 27%। और जब DA 50% हुआ तो 10, 20, 30%, इस तरीके से ये जो दर है ये 25% DA हुआ उससे पहले का है, ये उसके बाद का है 27, और ये तो इस तरीके से। रनिंग अलाउंस का वर्णन IREM के किस अध्याय में है, तो अध्याय 9 में है, रनिंग अलाउंस का। कुछ रूल्स हैं, रूल्स से रिलेटेड है, तो मैंने रूल्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
चलिए 47वां क्वेश्चन है, कुछ रूल्स से रिलेटेड थी। उपहार स्वीकार करने वाले रेलवे सेवा आचरण नियम किस धारा के तहत आता है? यदि आपने उपहार स्वीकार किया है, ठीक है, तो ये आप नियम 13 रूल्स 13 के अंदर आओगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। रूल्स जो 23 है छुआछूत से रिलेटेड है, और रूल 17 जो है वो दिवालियापन से रिलेटेड है, और 7 जो है शासन से, 6 है संघ या संगठन में शामिल होने से, 4 है रिश्तेदार पर प्रतिबंध, ठीक है। और रूल 12 जो है अंशदान से रिलेटेड है, और रूल 20 जो है विभागीय या अन्य प्रभाव से, और दूसरा है रूल 10 जो मतलब जांच समिति या प्राधिकारी के संबंध में है, और रूल 11 जो है आरटीआई से रिलेटेड है, ठीक है। और रूल 21 जो है विभाग से संबंधित प्रतिबंध, और रूल 2 है जो जिसमें सरकार की परिभाषा दी गई है, और रूल तो 13 ए में दहेज से रिलेटेड है, और रूल 18 ए जो है अचल संपत्ति खरीदने से रिलेटेड है, 15 ए जो है रेलवे आवास किराए पर देने से रिलेटेड है। दोस्तों ये सारे रूल्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, ठीक है। और 15 देखो निजी व्यापार या नौकरी से रिलेटेड है, 18 चल संपत्ति से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे। यदि कोई कर्मचारी 8 घंटे के लिए मुख्यालय से बाहर रहता है तो यात्रा भत्ता कितना मिलेगा? तो टीए का पूछा है। जब 8 घंटे बाहर रहता है यानी 6 घंटे में 30% होता है, 6 घंटे से ऊपर है तो 70%। मामलों में लागू किया जाएगा यहाँ पे एमएससीपी दी होगी। तो एमएससीपी जो है कब, ये 25/7/2016 को जो है यहाँ पे 25/6 दिया हुआ था, लेकिन आंसर यही माना। बाद में ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, और इसका जो आंसर है वो 25/7/2016 है, ठीक है दोस्तों। दूसरा है एनपीएस है। एनपीएस किसने, तो दो स्तरों में एनपीएस को बांटा गया है, टायर 1 टायर 2, ठीक है, दो है इसमें। दूसरा है एनपीएस का जो पहले जो नाम था वो था न्यू पेंशन स्कीम, और बाद में जो नाम हो गया इसका नेशनल पेंशन सिस्टम, चेंज कर दिया गया है, तो 1/1/2004 से। दूसरा है 10% प्लस डीए जो है, इसमें कर्मचारी का अनुदान रहता है, और 14% प्लस डीए जो है गवर्नमेंट का रहता है। इस तरीके से 24% प्लस डीए जो है टोटल में जोड़ होता है। मृत्यु के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में कितने दिनों के लिए विशेष मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है? तो ये है 50 दिन का, सॉरी 60 दिन का, यानी 2 महीने जिसको बोल सकते हैं। रेल सेवा आचरण नियम 1966 किस पर लागू होता है? तो ये सभी पे होंगे, क्योंकि रूल्स हैं, रूल्स सभी को फॉलो करने होंगे, चाहे वो ग्रेड 1 2 कोई भी हो, ए बी सी, किसी भी ग्रेड का व्यक्ति हो सकता है या कर्मचारी हो सकता है। पितृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है? तो पितृत्व अवकाश जो है 15 दिन के लिए दिया जाता है, और प्रथम 2 बड़े बच्चों के लिए ये होता है, ठीक है, 15-15 30 दिन, 2 बच्चों के लिए। पहले बच्चे के लिए 15, 6 महीने के अंदर इसको लेना जरूरी होता है, ये आप देख सकते हैं। नियुक्ति करने का सक्षम अधिकारी कौन है? तो डी के लिए जूनियर स्केल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला है, अगला क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूँ, 55। तो 55 क्वेश्चन है जिसका हम हल करेंगे। 1 वर्ष के लिए अनुकंपा के आधार पर कम आयु सीमा में छूट देने की शक्तियाँ किसके पास है? तो अगर कम है तो जीएम के पास है, और ज़्यादा है तो डीआरएम के पास है। तो देख सकते हैं आप, ज़्यादा है तो डीआरएम के पास, और कम है तो जी, और अगर 1 साल से ज़्यादा है यानी 2 साल के लिए है तो रेलवे बोर्ड, यानी लेस देन 2 साल कम है, इसके लिए रेलवे बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। 1 साल के लिए आप जीएम से परमिशन ले सकते हैं, ठीक है, और अपर लिमिट के लिए आप डीआरएम से ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। के समय अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीट का कितना प्रतिशत है? देख सकते हैं, ये इसका आंसर सी सही है, क्योंकि 15% एससी का है,
7.5% जो है एसटी का, ठीक है। और ऊपर जो मैंने ऊपर जो बता के रखा है ये कि ओबीसी का 27% है, ईडब्ल्यूएस का 10% और डिसेबिलिटी का 4% है। ये क्वेश्चन और भी आगे पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बता देता हूँ ताकि आपको नॉलेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, सीधी भर्ती के मामले में पैनल मुद्रा की अधिकतम अवधि क्या है? तो ये है 2 साल, ठीक है। प्रमोशनल कोटा में 1.5 साल होती है, 15 महीने की, सॉरी 18 महीने का ले सकते हैं, 1.5 साल। एनपीएस में कितना कर्मचारी कितना रहता है? दोस्तों इसमें रहता है, देखो 10% प्लस डी, अभी मैंने बताया था ऊपर, कर्मचारी का अनुदान जो है। तो दूसरा है क्वेश्चन कि 6 महीने तक काम करने के लिए फुल एलिजिबल, तो 6 6 महीने में 10 10 मिलती हैं अपने को, ऐसे करके 20 मिलती हैं टोटल में, ठीक है। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए पूर्व कर्मचारी के वार्ड के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो 10th पास है। दूसरा मेडिकल कैटेगरी रिक्वायर्ड टू रिक्रूटमेंट ऑफ सीसीटीसी, सीसीटीसी को नियुक्ति के समय किस श्रेणी में? तो B2, सीसीटीसी की जो श्रेणी है वो B2 है। दूसरा है केंद्र सरकार के पद पर आर्थिक रूप से केंद्र सरकार के पद पर आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तो ये अभी मैंने ऊपर बताया था, 10% है, लेकिन इनकी इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा है किसान है तो 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, और इनकम भी 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा है ग्रुप सी लेवल 6 में नियुक्त प्राधिकारी कौन है? तो ये है जेएजी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड वाले अधिकारी जो है कर सकते हैं, लेवल 6 तक के अपॉइंटिंग अधिकारी होते हैं। दूसरा है बेंचमार्क विकलांगों के लिए अराजपत्रित स्टाफ रिजर्व की संवर्ग संख्या में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? कितना है? तो यह अभी मैंने बताया था विकलांग की संख्या होगी तो 4% अभी बताया था, तो ये इसका आंसर है। और थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, लोक निरीक्षकों के सेवानिवृत्त यानी लाभों की गणना के प्रयोजन के लिए मूल वेतन की कितनी अतिरिक्त राशि गणना की जाती है? तो देखो 30% इनको एक्स्ट्रा दिया जाता है दोस्तों, जब गणना की जाती है वेतन की तो 30% एक्स्ट्रा दिया जाता है। और रनिंग स्टाफ के पीएफ अंशदान की गणना की जाती है, तो पीएफ के लिए इनको 55% एक्स्ट्रा। दूसरा हाउ मेनी टाइम्स पीएनएम यानी मंडल स्तर पर वर्ष में कितनी बार पीएनएम की बैठक की जाती है? तो इनकी की जाती है 2 बार में 2 महीने में एक बार, यानी 6 टाइम, ठीक है। और 3 महीने में एक बार जो की जाती है हेडक्वार्टर और रेलवे बोर्ड पर की जाती है। तो ये अगर पूछा जाता है रेलवे बोर्ड या हेडक्वार्टर पर, 3 महीने में एक बार यानी 4 टाइम, 4 टाइम। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने के लिए महीनों में समय सीमा क्या है? तो ऐसा कुछ है नहीं है कि पर इसका नन ऑफ दी नहीं है, तो ये फ्रेंड पात्र नहीं होता है, तो बाकी तो फैमिली के सदस्य तो रहेंगे ही। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने में ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए किसे शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है? तो ये जो है डीआरएम साहब को की जाती है दोस्तों। ये आगे है अपर लिमिट के लिए, तो ये अपर लिमिट के लिए ये यहाँ लिखा है, देखो अपर लिमिट रिलैक्सेशन में डीआरएम साहब होते हैं। व्हाट इज द मिनिमम पेंशन इन 7th सीपीसी में? तो 7th सीपीसी में न्यूनतम पेंशन है 9,000। के लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, एंड मिनिमम जो पे है वो है अपना बेसिक 18,000 है, तो उसका 50% पेंशन मान लो 9,000 है। तो वैसे ही अधिकतम अगर पूछा जाए तो 2.5 लाख पेमेंट होती है, तो उसका 1,25,000
ये मैक्सिमम पेंशन होगी। इस तरीके से पेंशन निकालते हैं दोस्तों। दूसरा है इसका ये टीजी टीजीआईएस जो है, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था 1/1/1982 को, ठीक है, 1 जनवरी 1982 को किया था। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। आगे है 73वां, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बेसिक पे गिवन इन द ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन प्रेजेंट। तो वर्तमान में साधारण परिवार पेंशन के रूप में दिए जाने वाले मूल वेतन का कितना प्रतिशत है? तो यह 30% परिवार को दिया जाता है वर्तमान में। पेंशन के कम्यूटेशन के लिए अधिकतम प्रतिशत क्या है? तो 40% होता है दोस्तों इसका। तो ये देख सकते हैं 40% इसका। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी बीआरएस, न्यूनतम आहार सेवा। तो बीआरएस के लिए कितनी सेवा चाहिए हमको? ये सेवा चाहिए, 20 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। ये जो है उस टाइम के लिए है। नियम आ चुके हैं जैसे यूपीएस वगैरह, तो उसके आधार पर अलग इसका क्राइटेरिया रहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो इस क्वेश्चन के आधार पर यही रहेगा। दूसरा है पेंशन का परिवर्तित भाग कितने वर्षों के बाद बहाल किया जाता है? तो ये 15 वर्ष के बाद में वो पेंशन दोबारा से रिस्टोर्ड हो जाती है, ठीक है। आगे है जांच अधिकारी को नामित करने के लिए, तो जांच अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए SF7 फॉर्म का यूज किया जाता है। अपील की जाती है, तो ये 45 दिन में। डीआर से रिलेटेड है तो 45 दिन में, ठीक है दोस्तों। भारतीय रेलवे में डीआर नियमों के प्रभाव की तिथि क्या है? तो इनकी ये ये जो है 1 अक्टूबर 1968 से प्रभावित हुआ है, ठीक है। दूसरा डीम सस्पेंशन के लिए, तो SF12 है, ठीक है। SF2 डीम सस्पेंशन जो है ये SF2 में स्टैंडर्ड फॉर्म 2। पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड अप टू। पैटर्निटी लीव देखो, ये 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान की जाती है, ठीक है। ट्रांसफर एट मोर देन द 1000 किलोमीटर, यानी मतलब 1000 किलोमीटर से अधिक स्थानांतरण, यानी तो उनको कितने दिन के लिए पात्र माने जाएंगे, कितने दिनों के लिए? तो उसका समय रहेगा 12 दिन। अगर 1000 से कम है तो 10 दिन। और 2000 है, 2000 से ऊपर है, यानी 1000 2000, ठीक है, तो 15 दिन। 2000 से ऊपर है। 1000 से 2000 के बीच में जो है 12 दिन मिलेंगे, और 2000 से ऊपर है जो 15 दिन आप ले सकते हैं। आगे स्टडी लीव इज ग्रांटेड फॉर मंथ एट ए टाइम, तो अध्ययन अवकाश एक बार में कितने दिन? तो एक बार का बोल रहा है, एक बार में आप 12 महीने यानी 1 साल के लिए ले सकते हैं। लेकिन टोटल जो मिलता है वो 24 महीने के लिए मिलता है, और 5 साल की सर्विस के बाद में आप इसको ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों को ये 36 महीने के लिए मिलता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है, यानी 3 साल के लिए रहता है। अतिरिक्त साधारण अवकाश कितने वर्षों के लिए देते हैं? तो EOL यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है 5 साल के लिए दी जाती है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ, बड़ा हो गया है। फिटनेस इसकी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है 5 साल के लिए है। मैं आपको बता दूं, CCL जो है 730 दिन के लिए, 2 बच्चों के 2 साल के लिए होती है, तो ठीक है। और CCL से रिलेटेड बता देता हूँ कि आप मिनिमम जो है 5 से 5 तक ले सकते हैं मिनिमम, ठीक है। 1 साल में 3 बार ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है L&D लीव नॉट डू, जो कि 1 साल के लिए ली जा सकती है, 360 दिन के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसके लिए हम
क्वेश्चनों को हल केवल हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करना। दोस्तों नंबर 85 है कि कैट के प्रशासनिक सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो इसमें बोल रहा है सदस्यों की, सदस्यों में तो 62 है, और यदि जज की पूछा जाए तो फिर 65 वर्ष मानी जाएगी। ठीक है, तो आंसर देखना, प्रशासनिक सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो अगर पूछा जाए तो 62 जो है वो इसकी है, और 65 जो है जज की रहती है। ठीक है, व्हाट इज द मेडिकल कैटेगरी स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर की A2। ठीक है, जो लेवल 6 में काउंट कर लिए गए हैं, और इनका जो बेसिक होता है 35,400 शुरू होता है। ठीक है, रेलवे सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना मना है। तो रूल्स 5 के तहत राजनीति में भाग लेना, रूल 7 के तहत प्रदर्शन करना। ठीक है, 88 है, सेवानिवृत्ति पर सामान्य किराए पर कितने महीनों के लिए या तिमाही प्रति साधारण की अनुमति है। तो ये है अपना 4 महीने। ठीक है, और इससे अगर ज़्यादा रहते हैं तो अगले 4 महीने के लिए डबल रेट पे आपको मिलेगा। ईयर मार्क क्वार्टर पर क्वार्टर रिटेंशन कितने महीनों के लिए अनुमत है। तो 1 महीने के लिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा है व्हाट इज द लेवल ऑफ पे जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर का पे जो होता है वो लेवल 6 होता है, जिसकी बेसिक होती है 35,400। इनमें से कुछ हैं जो लेवल JEEI ASM लेवल 6 में आते हैं। 91 क्वेश्चन है, WLI को 15 दिनों तक की एक्स इंडिया लीव देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। तो ये है सीनियर DPO। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चयन पद नहीं है। तो सीनियर क्लर्क जो है एक चयन पद नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 कर लेते हैं। APAR में प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ भी अभ्यावेदन यानी APAR की प्राप्ति की तारीख से दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये 15 दिनों के भीतर किए जाते हैं। 15 दिनों के लिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा है के आदेशों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका किस अदालत में दी जाती है। तो ये इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट है। वैसे स्पेशल लीव पिटीशन है तो ये है। बाकी अगर इनके खिलाफ कोई भी याचिका है तो आप हाई कोर्ट में जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। लेकिन SLP है यानी स्पेशल लीव पिटीशन, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। SLP के लिए पूछा गया, इसलिए इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट होगा। बाकी पहले हाई कोर्ट, फिर चलिए 95 क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। MSCP के तहत 1900 ग्रेड पे में कर्मचारी को दे अगला ग्रेड पे कौन सा है। तो नेक्स्ट जो है 1900 में 2000 होता है। ठीक है, आकस्मिक अवकाश को के साथ जोड़ा जाता है। तो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के साथ में हम जोड़ सकते हैं। बाकी और किसी के साथ में इनमें से जो दिए हुए ऑप्शन इनमें से किसी के साथ हम नहीं जोड़ सकते हैं। कौन सा मास्टर सर्कुलर अनुकंपा के आधार से संबंधित है। तो 16 जो है ये अनुकंपा से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक, दूसरा है गहन वर्गीकरण की ड्यूटी जो है वो है 1 हफ्ते की 42 घंटे करवा सकते हैं, बाकी की 48 घंटे होती है। ठीक है दोस्तों, केवल गहन वाले। आगे है प्रतिबद्धता की घोषणा पत्र के अनुसार बड़ी शास्ति के मामले में निपटाने के लिए निर्धारित अवधि क्या है। तो ये है 150 दिन। ठीक है, 5 महीने।
निश्चित चिकित्सा भत्ते की वर्तमान दर क्या है? तो ये है आपका मेडिकल अलाउंस, ये मिलता है 1000 रुपये। अब आते हैं हम हिंदी क्वेश्चन, जो कि 10 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 से आगे हम चलते हैं दोस्तों। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। लेकिन विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी आप करोगे। ठीक है दोस्तों। आगे राष्ट्रीय संसदीय राष्ट्रभाषा समिति में कितने सदस्य हैं? तो टोटल पूछा गया संसदीय राष्ट्रभाषा में तो 30 हैं, क्योंकि राज्यसभा में 10 हैं और लोकसभा में 20 हैं, ऐसे करके 30 सदस्य माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है किस राज्य में राष्ट्रीय भाषा के नियम लागू नहीं है? तो तमिलनाडु में। दिए हुए ऑप्शन में तमिलनाडु सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषाएं। ठीक है। निश्चित का विलोम शब्द क्या है? तो कदाचित है दोस्तों। है तो सुलभ है। कपड़ा का पर्यायवाची है वस्त्र दोस्तों। अगला है 108। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था? 10 मई 1963 को पारित किया गया था। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान। ठीक है। किस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन किया गया है? तो 344 के अनुसार। थैंक यू दोस्तों, ये 110 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों। अगर कुछ गलती लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जरूर उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। ऐसी जानकारी जो नए नए पेपर हैं, पेपर से रिलेटेड है, टेक्निकल जानकारी है, सारी जानकारी मेरे चैनल से आपको प्राप्त होगी।